भर्गोदेवस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। टूल दिया है हमारी आईटीसी रिवर्सल के लिए सर। ये तो बेसिकली इसे इसे इन्होंने फाइनलाइज बेस जो किया है सर, इसे किया है जुलाई के रिटर्न से बेस करते हुए। क्योंकि ये जो चीज करा गया है कि ये देखिए, जो 30 नवंबर की डेट फिक्स करी गई है, तो 30 नवंबर तक जो लोग क्लेम कर सकते हैं, तो नॉर्मली क्या ये जो मंथली वाला है उसके लिए भी वो अक्टूबर का ही रिटर्न है। और क्या नाम आपका जो क्वार्टरली करते हैं उनके जुलाई अगस्त सितंबर का है। उसकी फ्रिक्वेंसी यदि चेंज नहीं होती तो वहीं तक वो अपना जो भी उनका पेंडिंग रिवर्सल है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ, इन्होंने एक अलग से इस टूल को दिया हुआ कि यदि किसी की खोज वो भूल जाता है अपनी कोई भी ऐसी रिवर्सल की हुई आईटीसी रीक्लेम करने से, तो उसके लिए उन्होंने कहा भाई इस स्टेटमेंट के थ्रू वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है। जतिन सर पेशे से वकील हैं और कानूनी अभ्यास करने के पहले वो 15 वर्ष से अधिक समय तक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस करते रहे। आप जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट के रूप में भी बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। आपको बहुत ही कम समय में वित्तीय परामर्श और कर सलाहकार के क्षेत्र में जानकार प्रोफेशनल के रूप में रिप्लाई के नीचे ऑर्डर लिखा हुआ होगा। परामर्श दाता के रूप में उनका योगदान और विशेषज्ञता के लिए पहचाना गया। आप विभिन्न शैक्षिक, पेशेवर और औद्योगिक प्लेटफॉर्मों के अतिथि फैकल्टी हैं। आपने वेट, सीएसटी, प्रवेश कर, सर्विस टैक्स, जीएसटी पर अपने विचार साझा किए हैं। आप भारतीय टैक्स व्यवस्था के सबसे बड़े सुधार, कर सुधार के कार्यान्वयन के पहले और बाद में जीएसटी जागरूकता और तैयारियों के मामले में आपने प्रोफेशनल्स को, उद्योग को, सरकारी अधिकारियों को बड़े पैमाने पर संबोधित किया और प्रशिक्षित किया है। लेट अस रिकैप्चर फर्स्ट कि हमने जो जीएसटी में अभी तक देखा है, किन किन वजह से हमने जीएसटी लॉ में सर्च होते हुए देखी। यू विल रिकलेक्ट, कई बार आपने देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम ठीक नहीं था, कम था या ज्यादा था, मिसमैच था, इसकी वजह से क्लाइंट्स के ऊपर सर्च हुआ। नंबर 2, किसी असेसी ने ट्रांजिशनल क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर लिया इन द ओपिनियन ऑफ द ऑफिसर, उनके ऊपर सर्च हो गया। नंबर 3, ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है, असेसी को ये ऑफिसर को लगता है ये टैक्सेबल है, असेसी को लगता है ये एग्जेम्प्टेड है। असेसी की इस पोजीशन की वजह से असेसी ने या तो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या रजिस्ट्रेशन तो अपनी नील की रिटर्न फाइल कर। वहां लिस्ट में नहीं है। अच्छा ठीक है। दूसरा, क्वाइट पॉसिबल एट टाइम्स taxpayer thinks that tax rate applicable to him is 12% or 5%, whereas department is of the view no, correct tax rate is 18%. Next, maybe the concerned officer is having doubt, suspicion that supplier or a taxpayer is engaged in clandestine removal, or maybe some undervaluation is there. मैंने कुछ आपके साथ में इंसिडेंसेस जो मेरे सामने आए, जब भी सर्च के केसेस आते हैं, सर्च एंड सीजर के केसेस आते हैं, तो उसका पहले बैकग्राउंड देखने की बात कि ये क्यों हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इन चीजों को देखता हूं कि ये सर्च के रीजन है, बड़ा पेन होता है दिमाग में कि हमारा पूरा फील्ड फॉर्मेशन इस चीज को लेकर, जीएसटी इकोसिस्टम है, जीएसटी ऑफिसर्स हैं, ये उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए क्यों उनके हाथ में इतनी स्ट्रॉन्ग पावर दी गई। दिस इज नथिंग बट अ हैरेसमेंट जो कि इन पावर को एक्सरसाइज करके हो रहा है मोर देन 99% केसेस में। आई एम वेरी केयरफुली यूजिंग दिस टर्म मोर देन 99%, क्योंकि मेरे पास जितने भी आज तक केसेस आए हैं उन्हें 100% यही हुआ।
section 67 subsection 2 where the proper officer, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, द प्रॉपर ऑफिसर, एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। ये मैंने इतना एम्फेसाइज क्यों दिया द के ऊपर, प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर? पहली बात एक समझिए, जब भी लॉ में आर्टिकल द यूज होता है, आर्टिकल द का मतलब है वेरी वेरी स्पेसिफिक ऑफिसर, नॉट ईच एंड एवरीवन। प्लीज रेफर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ, हाँ ये अभी किसी ने स्क्रीन शेयर किया, वेरी गुड। वी आर गोइंग थ्रू विथ सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 वेयर द प्रॉपर ऑफिसर। अब एक एक वर्ड को, इसको ढंग से देखते हैं। द वर्ड को रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड in the case of Canon India Limited, Canon India Private Limited. Para number 10 and 11 is there in case of Canon. वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंग्लिश ग्रामर में दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल है द, एक आर्टिकल होता है अ या एन, जिसको हम बोलते हैं ए या एन। तो जो द आर्टिकल है, द आर्टिकल रेफर्स टू a very specific thing, specific person. It cannot be each and everyone. So please mind, यहां पर लॉ इंडिकेट कर रहा है कि हम जो आगे कहने जा रहे हैं, जो हम आगे पावर देने जा रहे हैं, जो हम ऑफिसर को आगे आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, it has to be very specific officer, not each and everyone. Where the proper officer not below the rank of JC, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या है? जीएसटी लॉ में डिफाइन बताया गया कि प्रॉपर ऑफिसर मींस ऑफिसर टू हुम द फंक्शंस आर बीइंग असाइंड, टू फंक्शंस आर बीइंग असाइंड। सो प्रिसाइजली किसी ऑफिसर को फंक्शन असाइन होंगे कि आप सर्च का वारंट आप इशू करोगे, और लॉ ने उसके ऊपर चेक लगा दिया है कि वो ऑफिसर ज्वाइंट कमिश्नर से नीचे का नहीं हो सकता। तो जो सर्च को ऑथराइज करने वाला ऑफिसर होगा, उसकी मिनिमम रैंक ज्वाइंट कमिश्नर होगी। हो सकता है वो ज्वाइंट हो सकता है वो एडिशनल हो सकता है वो कमिश्नर। और द वर्ड ये इंश्योर कर रहा है कि वो जिसको ऑथराइजेशन है, दैट पर्सन मस्ट बी द वेरी स्पेसिफिक ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट कमिश्नर भी ऑथराइज कर दे, ऐसा नहीं है एडिशनल भी कर दे और उठा के ये आपका कमिश्नर भी कर दे, और ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑडिट वाला भी सर्च ऑथराइज कर दे, ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन वाला भी ऑथराइज कर दे। नो, यू कैन नॉट। अगर ऐसे पावर असाइन किए हैं तो दोस असाइनमेंट ऑफ पावर इज रॉन्ग अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऑथराइज करने वाला आदमी है, अभी तो मैं उसके ऊपर नहीं पहुंचा हूं जो आदमी कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो बात की बात। सबसे पहले जो ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन देने वाला जो आदमी है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक वन। अगर वो वहां पर गलती है तो मान के चलिए ऑथराइजेशन ही गलत, फाउंडेशन गलत, बेस गलत, एवरीथिंग इज, होल ऑफ द प्रोसीडिंग्स आर नल एंड वॉइड। आगे चलते हैं। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जेसी has reason to believe। अभी ये reason to believe इतना मजेदार वर्ड है कि सारे टैक्स प्रोफेशनल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ड्यू टू आर इंटरेस्ट इन इनकम टैक्स 148, वहां पर ये कॉमनली वर्ड यूज हुआ करता था, बढ़ गया। सब लोगों ने इसके ऊपर पीएचडी किया हुआ है कि रीजन टू बिलीव क्या होता है। सो मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं सिर्फ कि ये जो सर्च ऑथराइजेशन होना है, इट कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। शक की बिना पर नहीं हो सकता। वी हैव लैंडमार्क जजमेंट्स, वन में रेफर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस आईटीओ, जहां पर उन्होंने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रीजन टू सस्पेक्ट अलग है, रीजन टू बिलीव अलग है। ऑन द सिमिलर लाइन, इन द केस ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस लखमानी मावलदास, अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, while highlighting the difference between these two, have specifically said whatever material you have, the belief must have rational connection with that material. This term has not been defined in the GST law.
but is very well defined, is being defined in the Indian Penal Code. इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 26 में इसको डिफाइन किया गया है। वहां पर बोला गया अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग if he has sufficient cause to believe that thing only but not anything otherwise. अच्छा, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई लोगों के दिमाग में जैसे ही हम कभी कोई सीपीसी या सीआरपीसी की बात करते हैं वो नया वाला दंड संहिता वही आ गया है। सेक्शन 2 में वहां पर रीजन टू बिलीव को डिफाइन किया है, नए वाले में जो अभी कानून नहीं बना है उसमें भी यही कॉपी पेस्ट लैंग्वेज है रीजन टू बिलीव के लिए। सो रीजन टू बिलीव कोई ये सिर्फ शक नहीं है कि असेसी अंडर वैल्यू करके बेच रहा होगा, असेसी ने बिना बिल के बेच दिया होगा, किसी को कोई शिकायत मिल गई, शिकायत में ये इंफॉर्मेशन मिली कि साहब इसने 20 ट्रक फलाना फलाना नंबर के बिना बिल के भेजे या बिल फाड़ दी। ये सारी चीजें शक पैदा कर सकती हैं, लेकिन सर्च कैसे होगी? क्या शक के बिना के ऊपर? आंसर इज नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सर्च हो सकती है यकीन के बिना के ऊपर। जब आपके पास यकीन है किस चीज का वो हम आगे बात करेंगे, बट यकीन होना चाहिए, शक नहीं, तब ही सर्च एंड सीजर जैसा स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है, नॉट अदरवाइज। आगे चलते हैं एक स्टेप। Then the proper officer has reason to believe that, now please mind very very important things. There are 4 dimension of the search and seizure aspect. Reason to believe है, किस चीज का reason to believe है? Goods liable for confiscation, number 1, please mind, number 1, goods liable for confiscation, number 2, document, number 3, books, number 4, things. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 4 डायमेंशन इसके। रीजन टू बिलीव है क्या? कि गुड्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स जो कि ऑफिसर की हिसाब से यूजफुल हैं जीएसटी की प्रोसीडिंग्स में, नंबर 1। नंबर 2, वो छुपे हुए हैं, उसको असेसी ने छुपा दिया है। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। सर्च कब ऑथराइज हो सकती है? जब रीजन टू बिलीव है ऑथराइज ऑफिसर के पास, लेट अस अज्यूम जेसी इज ऑथराइज, तो जॉइंट कमिश्नर के पास ये रीजन टू बिलीव है कि कोई गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स ये छुपा दिया गया है, ये चीजें यूजफुल हैं जीएसटी की में प्रोसीडिंग्स में, जीएसटी की प्रोसीडिंग्स में, तब वो ऑफिसर या तो खुद कर सकता है सर्च या फिर अपने किसी जूनियर को असाइन कर सकता है कि आप जाइए सर्च कीजिए। क्या सर्च कीजिए? सर्च क्या करना है? इवेजन सर्च करना है? नो। सर्च क्या करना है? मिसमैच क्यों है? नो। सर्च क्या करना है? टैक्स रेट 12% है, 18% है? नो। आप सर्च कीजिए कि ये गुड्स, थिंग्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स कहां पर छुपा के रखे हैं, जाइए ढूंढिए और उनको पकड़ के ले आओ, सीज कर लो। मतलब please mind, this is what the correct scope of search under the GST law. ना इससे ज्यादा ना इससे कम। जब सर्च ऑथराइज हो रही है, सर्च का आपके सामने सेक्शन है 67(2) आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्लीज हैव अ केयरफुल लुक। सर्च के अंदर जो स्कोप है किसी ऑफिसर का, जो जुरिस्डिक्शन है, वो सिर्फ इतना ही है कि आप जाएंगे, वहां जाके ये ढूंढेंगे कि ये वाले गुड्स जो हमको बताए थे, ये जो हमने रिकॉर्ड किया रखा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बुक्स हैं, ये थिंग्स हैं, जो कि हमें जीएसटी की प्रोसीडिंग्स के लिए, हम किसी की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, किसी का असेसमेंट कर रहे हैं, किसी का एडजुडिकेशन कर रहे हैं, उसमें हमें चाहिए और ये आदमी हमें वैसे ही नहीं दे रहा है, इसने छुपा के रख दिए उसको, तब जाके वो सर्च ऑथराइज हो सकती है। और उसमें जाके आप ये ढूंढो और ढूंढ के सीज करके ले आओ, बात खत्म। इससे ज्यादा कोई काम नहीं है सर्च टीम का। इसके ज्यादा अगर सर्च टीम कुछ भी काम करती है तो दैट इज एब्सोल्युटली विदाउट जुरिस्डिक्शन अंडर द जीएसटी लॉ। तो फिर वो सारी चीजें, इससे ज्यादा जो कुछ भी किया, अब आप याद कीजिए जो जो सर्च के टाइम पर किया।
सर्च के टाइम पर अगर सर्च ऑथराइज हुई, जो लॉ में लिखा है उसके अलावा, जो लॉ में स्कोप दिया है काम करने का उसके अलावा कुछ भी किया, वो सब कुछ विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है। वो सब कुछ विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है। आई रिपीट दैट। एट दिस जंक्शन आई वुड लाइक टू recall one of the article of the constitution as well. I'm sure each and every one of you are well aware. Article 265. Article 265 क्या कहता है हमारा constitution का? No tax can be levied or collected otherwise than by way of authority of law. तो दो चीजों की बात करता है, levy and collection. हम आज जो डील कर रहे हैं that is collection. तो no collection of tax can be done otherwise than by way of authority of law. तो जो डिपार्टमेंट जितनी भी एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे वो स्क्रूटनी कर रहा है, समन दे रहा है, चाहे आपका असेसमेंट कर रहा है, आपको ऑडिट कर रहा है, इंस्पेक्शन सर्च सीजर है, चाहे आपको शोकॉज दिया जा रहा है, उसके बाद एडजुडिकेट जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आर्टिकल 265 के कलेक्शन वर्ड में ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो अगर आपने कोई भी काम किया जो कि टैक्स का कलेक्शन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अथॉरिटी ऑफ लॉ है, तो वो अलाउड नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। तो डबल चेक देखिए, पहला ये कि असेसी के पास फंडामेंटल राइट्स हैं कि उसके यहां सर्च कब हो सकती है, जब लॉ से ऑथराइज है तभी हो सकती है। दूसरी तरफ चेक है ऑफिसर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि जो परमिसिबल इन लॉ है उसके अलावा आप किसी काम के लिए नहीं कर सकते। तो लॉ में क्या परमिसिबल है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। 67(2) सिर्फ इतनी बात कहता है, आप जाइए, ये जो चीजें छुपी हुई हैं इनको ढूंढिए, ढूंढ के उठा के ले आओ, बस। अब आप याद कीजिए क्या क्या होता है सर्च में। प्रैक्टिकली जब सर्च मैंने आपसे जो डिस्कस किया इनिशियली, आपने खुद ने, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, कि सर्च जो ऑथराइज होती है किस कामों के लिए, आईटीसी में डिफरेंस है। भाई आईटीसी में मिसमैच आ रहा है तो उसका इनसे क्या लेने देना 67(2) से। आप कह रहे हो साहब वो एग्जेम्प्टेड आइटम दिखा रहा है अपनी रिटर्न में जबकि वो टैक्सेबल है। अरे भाई तो उसने क्या, इसके लिए सर्च हो सकती है? प्लीज रीड 67(2). सर्च कब हो सकती है? जब कोई चीज उसने छुपा के रखी हुई है, जब उसने कोई डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स या गुड्स छुपा के रखे हैं, कोई दूसरा रीजन नहीं है सर्च होने का। सो प्लीज फर्स्ट वेरीफाई। कई बार सर्च किस बात पे होती है, आप टैक्स रेट 18% चार्ज करना चाहिए था, आप 12% चार्ज कर रहे हो। अरे भाई हाउ कम? दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सर्च। दिस ऑथराइजेशन इटसेल्फ इज रॉन्ग। नंबर 2, रिसेंट ये जितने भी केसेस आते हैं उन सब में यही रामायण देखने को मिलती है। सर्च ऑथराइजेशन ही गलत है 90% टाइम। अभी रिसेंटली आई गॉट अ सर्च ऑथराइजेशन इन वन ऑफ द केसेस। उस सर्च ऑथराइजेशन को जब मैंने देखा, सर्च वारंट को, तो सर्च वारंट में क्या लिखा हुआ है, ज्वाइंट कमिश्नर ऑथराइज कर रहा है, एडिशनल कमिश्नर ऑथराइज कर रहा है। और क्यों ऑथराइज कर रहा है? उसमें उन्होंने रीजन जो लिखे, वो रीजन लिखे कि असेसी हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। नंबर 2, assessee is indulged in contravention of any of the provisions of this act. ये दो रीजन लिखे हुए मुझे दिखाई दिए। आई वुड लाइक योर पार्टिसिपेशन। प्लीज बताइए क्या इन रीजन से सर्च हो सकती है? जो मैंने आपको दो रीजन बताया अभी। रिसेंटली आई गॉट इट लास्ट मंथ ओनली, अगस्त 20। मैं अभी मेरे को जो मिला वो क्या मिला, एक सर्च वारंट क्या कहता है कि आपने जो है आईटीसी ज्यादा क्लेम कर रखा है, यू आर इंडल्ज इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। इसके लिए सर्च किया, ये दिस इज व्हाट अ सर्च वारंट सेज। क्या ये सर्च वारंट वैलिड है? आई गॉट ओनली वन रिस्पॉन्स। Sir, I want to ask something. Suppose a restaurant owner claims credit, excess credit. I hope I am audible. So you are perfectly audible, but see, we are having very limited time. Okay, no issues. What I'll do is, last 5-10 minutes I'll keep for discussion. Okay, we are putting the questions on chat. Chat, maybe at last I'll look at Yes, it. Couple of answers are there. Okay. So please mind, in my humble opinion, it is absolutely rubbish to have a search on these reasons. इस रीजन से पहली बात तो वो रीजन टू बिलीव होना चाहिए। रीजन टू बिलीव है या नहीं वो बात का बात है, बट ऑन द फेस ऑफ सर्च वारंट यू आर राइटिंग रीजंस की इंडल्ज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके लिए आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, सर्च अलाउड नहीं है। प्लीज माइंड स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कब ऑथराइज हो सकता है? 67 सबसेक्शन 1।
आपके सामने 67(1) आपको क्या कह रहा है? जब आपने कोई सप्रेस किया है ट्रांजैक्शन, आपने कोई सप्रेस किया है, सप्लाई गुड्स को सप्रेस किया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, या फिर यू आर इंडल्ज्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, उसका रीजन टू बिलीव रिकॉर्डेड है, देन 67(1) कैन हैपन, नॉट 67(2). 67(2) कैन हैपन ओनली एंड ओनली व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर इज हैविंग अ रीजन टू बिलीव कि आपका गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स आर सीक्रेटेड and it is useful for the proceedings under the law, then only it can be authorized, not otherwise. जितने भी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए, ट्रांजिशनल क्रेडिट गलत है, वो ऑफिसर का भी ये व्यू है, ट्रांजिशनल क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर लिया, ऑफिसर का ये व्यू है कि आपकी टैक्स रेट 18% है, 12% गलत है, ऑफिसर का ये व्यू है कि आपका आइटम टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, ऑफिसर को लगता है कि आपका क्लैंडस्टाइन रिमूवल है, ऑफिसर को लगता है, शक है उनको कि भाई अंडर वैल्यूड है। इन सब बेसिस के ऊपर सर्च होती है हमारे यहां जीएसटी में, विच इज नॉट परमिसिबल एज पर लॉ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब सर्च हो रही है, वहां पर होता क्या है? सर्च के दौरान ऑफिसर बैठ के टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा जी आपकी वो प्रिंट आउट निकालो, आपके प्रिंट आउट निकालो, कितनी कितनी लायबिलिटी थी आपकी, ये टैक्स लायबिलिटी, आईटीसी, ये हमारे हिसाब से इतना टैक्स हो गया। Is it permissible? Answer is no. It is not permissible. जीएसटी में सर्च के स्कोप का पार्ट ही नहीं है वो। Anyway, ये आइडेंटिफाई कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमको सबको पता हो कि क्या लीगल है और क्या हो रहा है, और सर्च इतना पावरफुल टूल है। प्लीज माइंड, सुप्रीम कोर्ट ने जब सर्च के प्रोविजंस को वैलिड दिया, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, वो वैलिड इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत ही हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के उसमें राइडर्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अदरवाइज ये प्रोविजन ही इनवैलिड हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में। तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, दैट हैज टू बी ऑनर्ड, वो सिर्फ नेम सेक के लिए नहीं। अभी कुछ एक पॉइंट्स जो बहुत कॉमनली जो होते हैं, जो इश्यूज आई कैन से कि कभी भी किसी भी सर्च एंड सीजर की केसेस में सामने आते हैं, या जो किसी को हमको हैंडल करने पड़ते हैं, 5-6 रीजंस वन कैन आइडेंटिफाई। जैसे कि रिकवरी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आप जब सर्च हो रही होती है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, वो रिकवरी का ही टारगेट शुरू होता है। आते ही सबसे पहले ये कहते हैं हमारा टारगेट है 10 करोड़ का, इतनी रिकवरी नहीं होगी तो हम जाएंगे नहीं, समथिंग लाइक दिस। दूसरा इश्यू, द मूवमेंट सर्च चल रहा है उधर इमीडिएटली उस टाइम या उसके बाद प्रोविजनल अटैचमेंट, बैंक अकाउंट अटैच कर दिए जाते हैं। तीसरा, आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, पिछले 1 साल में हमने देखा है कि जब भी जीएसटी टीम जाती है, कैश का भी सीजर कर लाती है, कैश के सीज करके ले आते हैं। चौथा, जो ऑन स्पॉट सम्मन दे रहे हैं आपको, जो कहते हैं आपको सम्मन दिया यहीं के यहीं, आप मुझे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, इज इट लीगल? मे बी जूते के जोर पर एडमिशन करा लिया, प्रेशर में कुछ भी लिखवा लिया गया, क्या वो एडमिसिबल है? फिर बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हर सर्च में हो जाता है, 99% सर्च में व्हाट हैपेंस, लूज पेपर्स। कुछ लूज पेपर्स मिल जाते हैं, कुछ लूज डायरीज मिल जाती हैं। क्या वो डायरीज या लूज पेपर्स एडमिसिबल एविडेंस हो सकता है? क्या उसके बिहाफ के ऊपर डिमांड क्रिएट हो सकती है? ये दो जो सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे ज्यादा आई वुड से, इसके ऊपर आई वुड सजेस्ट रेदर आपके एसोसिएशन को, आपके अधिवक्ता संघ को, कि ये जो दो मैंने स्पेसिफिक मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया, एडमिशन इन ए स्टेटमेंट, दिस इज वन टॉपिक। दूसरा, जब ये लूज पेपर जो सीजर में जो सीज कर लिए जाते हैं, ये भी एक अलग टॉपिक। आप इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर कभी 1-1 घंटे का पूरा सेशन रखें अलग, आप किसी अच्छे स्पीकर को बुलाएं और इन टॉपिक्स को, सिर्फ इसी टॉपिक, कोई लिमिटेड सर्च एंड सीजर पूरा तो बहुत पूरे दिन चल जाएगा तब भी खत्म नहीं होगा, सिर्फ ये स्पेसिफिक आइटम
क्या एडमिशन किया स्टेटमेंट में, क्या वो एडमिसिबल एविडेंस है, किस हद तक यूज हो सकता है, कैसे उसको काउंटर करना है, क्या क्या उसके रिपरकेशन है। एक ये, दूसरा क्या लूज पेपर अगर आ गए डिपार्टमेंट के पकड़ में तो व्हाट डज दैट मीन, क्या वो एडमिसिबल एविडेंस है। तो ये दो इंपॉर्टेंट, एक जनरल कंसेप्शन या एटलीस्ट इन द माइंड ऑफ द बिजनेसमैन यही है, अरे यार अब तो लिख के दे दिया डिपार्टमेंट को, बेशक वो प्रेशर में लिख के दिया कि भाई वो बिना बिल के परचेज किया था, समथिंग समथिंग अंडर वैल्यू करके सेल किया था, समथिंग समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो दिमाग में ये है, अब हमने लिख के दे दिया, तो अब तो इससे हम नट नहीं सकते। फॉर एग्जांपल लूज पेपर, हमारे यहाँ कुछ लूज पेपर पड़े हुए थे, वो डिपार्टमेंट सीज करके ले गया, अब तो उसके ऊपर वो केस बनाएंगे समथिंग लाइक दिस। सो प्लीज माइंड, कानून सिर्फ ये नहीं है कि आपको लूज पेपर पकड़ में आ गया या तो लूज पेपर के बेसिस पे डिमांड बन जाएगी या फिर एडमिशन के बेसिस पे डिमांड बन जाएगी। नॉट परमिसिबल, नॉट एट ऑल परमिसिबल। आज समय का अभाव है तो मैं इसलिए उस चीज में लेंथ में नहीं जा रहा हूं। आई विल जस्ट टच वन एस्पेक्ट। हाँ, एक ये भी है कि क्या एडवोकेट्स का प्रेजेंस अलाउड है साथ में जब इस समन वगैरह स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बहुत सारे इश्यूज और साथ साथ में आते हैं। मैं आई विल ट्राई इन नेक्स्ट 10 मिनट्स टाइम टू एड्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई थिंक, कि जो रिकवरी होती है, जो रिकवरी का प्रेशर डाला जाता है या रिकवरी होती है, उसको क्या वो वैलिड है, क्या वो लीगल है। सिर्फ एक इस पॉइंट को मैं अभी आप लोगों के साथ में एड्रेस करने का प्रयास करूंगा इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स टाइम। सबसे पहले एक ध्यान रखिएगा, मैं वापस आपको रिकलेक्ट कराता हूं। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, जो प्रोसेस फ्लो है जीएसटी लॉ में, दैट इज फर्स्ट देयर विल बी अ इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया और इन्वेस्टिगेशन का आउटकम ये है कि आपने टैक्स नहीं दिया, कम दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत यूटिलाइज किया या गलत रिफंड लिया, 5 चीजें, तो एडजुडिकेशन स्टार्ट होगा। जब एडजुडिकेशन खत्म हो जाएगा, देयर विल बी एन ऑर्डर। उस ऑर्डर में लिखा जाएगा इतना अमाउंट पेबल है या फिर इतना रिफंड देना है, समथिंग समथिंग। तो वो एडजुडिकेशन ऑर्डर से आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी और उसके बाद रिकवरी पॉसिबल है। अगर आप आगे अपील में नहीं गए, अपील में गए तो अलग बात है, वो आप सब लोगों को पता है कैसे अपील आप प्री डिपॉजिट जमा कराते हो एंड देयर इज अ डीम्ड स्टे अंडर द जीएसटी लॉ। नाउ I would like to touch upon here section 79. सेक्शन 79 रिकवरी का प्रोविजन है। अगर आप उसको देखोगे, इट स्टार्ट सर प्लीज ये जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं 79 पर ले आए एक बार। ये इट स्टार्ट्स विद द वर्ड वेयर एनी अमाउंट पेबल। तो यहां से ही इस सेक्शन का जुरिडिक्शन हमें पता चलता है कि रिकवरी कब हो सकती है, जब अमाउंट पेबल हो। पहली बात ये है, जब जिस दिन सर्च हुआ क्या अमाउंट पेबल था? आंसर इज नो। सर्च के बाद में आपको समन हो रहे हैं, आपसे इंक्वायरी हो क्या अमाउंट पेबल हो गया? आंसर इज नो। आपको शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ, क्या अमाउंट पेबल है? आंसर इज नो। आपने रिप्लाई फाइल कर दिया डिपार्टमेंट, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर में लिख दिया मान के चलो सो एंड सो डिमांड इज कंफर्म, नाउ द डिमांड इज बिकमिंग पेबल। जब अमाउंट पेबल हो गया है, जब ऑर्डर पास हो गया है, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद ही आप ये कह सकते हैं कि अब अमाउंट पेबल है। और सेक्शन 79 कैन ट्रिगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट बिफोर दिस, प्लीज माइंड इट। तो किसी भी तरीके की जो रिकवरी है सिर्फ उसके बाद हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। अब एक स्टेप थोड़ा सा इससे ऊपर सेक्शन 78 में जाइए। सेक्शन 78 मेक्स इट क्लियर कि आपके पास जो टाइम है वो 3 महीने। Any amount payable by a taxable person in pursuance of an order passed under this act shall be paid by such person within a period of 3 months from the date of service of such order, failing which recovery proceeding shall be initiated. यानी कि अगर आपने 3 महीने में नहीं जमा कराया तो ही रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, उसके बिना रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होंगी। अभी एक बहुत मजेदार रूल अभी इस 4 अगस्त को नया इंसर्ट हुआ है जीएसटी लॉ में। वो क्या इंसर्ट हुआ है कि आपको इवन रिकवरी करनी है तो उस रिकवरी करने से पहले आपको, भले ये 3 महीने का भी टाइम पीरियड आपका लैप्स हो गया, खत्म हो गया, देन ऑल्सो यू आर सपोज टू गिव अ रिकवरी नोटिस टू हिम। 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जब आप सेक्शन 79 में रिकवरी करने जा रहे हो, उस रिकवरी से पहले
आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। रूल 142B ऐड हुआ है इसमें नया, जिसमें आप नोटिस में देके लिखोगे 7 दिन, अगर आपने आप टैक्स 3 महीने एक्सपायर हो गए, आपको जो टाइम दिया था वो एक्सपायर हो गया अमाउंट जमा कराने का, आपने अपील फाइल की नहीं है, अब आपका अमाउंट ड्यू है, आप ये तो जमा करा दो 7 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो हम रिकवरी कर लेंगे। प्लीज माइंड दिस काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस आर देयर। अभी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस व्हाट हैपेंस, जो रिकवरी होती है वो बड़ा कैजुअल मैनर में करने लग गए हैं हमारे ऑफिसर्स। आई वुड लाइक एंड सजेस्ट मेरे सभी प्रोफेशनल ब्रदर्स को टू रीड वन ऑफ द लवली जजमेंट ऑफ अ प्री जीएसटी regime of the Honorable Supreme Court, Dabur India Limited versus State of UP. उसमें एक बड़ा मजेदार रिमार्क है, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बहुत मजेदार चीज लिखी है। वो क्या लिखी है? वी वुड नॉट लाइक टू हियर फ्रॉम अ लिटिगेंट इन दिस कंट्री। प्लीज माइंड द वर्ड लिटिगेंट। लिटिगेंट मतलब द पर्सन हु इज नॉट अग्रीइंग टू योर व्यू, योर मीन्स डिपार्टमेंट्स व्यू, बट इज लिटिगेटिंग द मैटर। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिसर ने कहा नहीं, इट इज अ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%, टैक्स पेयर से नो, आई एम चार्जिंग टैक्स रेट 5% और वट एवर बी द डिफरेंट सिचुएशन, बट आई एम लिटिगेटिंग टू इट। जो आप 18% करे उसको मैं राजी नहीं हो रहा हूं। सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इज, वी वुड नॉट लाइक टू हियर फ्रॉम अ लिटिगेंट इन दिस कंट्री that the government is coercing citizen of this country to make payment which the litigant is contending not to payable। यानी कि जो आपका, मैं इसको थोड़ा लेमन टर्म्स में हमारे टैक्स जीएसटी के कंटेक्स्ट में इसको करके बोलूं तो प्रिसाइजली व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन दैट एरा, कि अगर मान के चलिए कोई भी टैक्स पेयर है, उसने ये पोजीशन लिया कि मेरा ये आइटम एग्जेम्प्टेड है, ही इज मेकिंग अ ट्रू डिस्क्लोजर, अपनी रिटर्न में एग्जाम दिखा रहा है, या फिर ये मान के चलते हैं कि उसको लगता है 5% है और वो 5% अपना टैक्स रेट आराम से दिखा रहा है, 5% पेबल दिखा रहा है, ऑफिसर का ये व्यू है कि नहीं ये तो 18% है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑफिसर उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता 18% जमा कराने के लिए। यू आर फ्री, जो लॉ में प्रोसीजर दिया हुआ है, आपको जो देना है दो करो, आप यू कैन नॉट फोर्स द रिकवरी। आपको जो इशू करना है आप नोटिस इशू करो, इंक्वायरी करो, एडजुडिकेशन करो, ऑर्डर पास करो, अगर उसको लगता है तो वो अपील में जाएगा, आप रिकवरी फोर्स नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल जजमेंट। ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मैं बहुत ज्यादा उसको फैक्ट्स वगैरह एलोबरेट नहीं कर रहा हूं आपके लिए अभी। उसके कुछ एक जो जजमेंट्स जो कि यूजफुल हो सकते हैं रिकवरी के एस्पेक्ट को समझने के लिए, उनके थोड़े थोड़े फैक्ट्स नरेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम एक आप रेफर कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल, देयर इज अ जजमेंट फ्रॉम ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट इन केस ऑफ भूमि एसोसिएट्स। दिस इज अ इंटरिम ऑर्डर बट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन, डेटेड 16 फरवरी 2021। इस केस में जब आप देखेंगे तो फैक्ट्स जो थे बहुत ही, जब उसके पुराने ऑर्डर पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो, डिपार्टमेंट ने बहुत ही परेशान कर दिया था असेसी को। उनको एक तरीका कैंप बना लिया था, उसके घर को बार बार पहुंच जाते थे, समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट एंटरिंग इनटू द फैक्ट्स मच, बट रेशियो डायरेक्टली जो आया, हाई कोर्ट मेड एन ऑर्डर एंड गिवन डायरेक्शन टू सीबीआईसी कि आप इंश्योर करो थ्रू अ सूटेबल सर्कुलर कि आपके ऑफिसर ये नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे सुनिए, 4 बातें थी। मैं 2 आपको बताऊंगा, टाइम कम है इसलिए। पहला, कोई भी रिकवरी किसी भी तरीके की, जब आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस टाइम कोई भी ऑफिसर किसी भी तरीके की रिकवरी नहीं करेगा। टू बी वेरी स्पेसिफिक, हाई कोर्ट स्पेसिफिकली सेड नो रिकवरी इज टू बी मेड बाय एनी मोड, प्लीज माइंड दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 67 अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप रिकवरी नहीं करोगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इफ यू वांट यू कैन लाफ ऑन इट। Here this honorable Gujarat High Court said कि अगर असेसी अपनी तरफ से वॉलंटरी पेमेंट भी करता है, कब? जब 67 की प्रोसीडिंग चल रही है, यानी कि जब इंस्पेक्शन चल रहा है या फिर जब सर्च एंड सीजर चल रहा है, तो ये ऑफिसर का काम है कि ऑफिसर टैक्स पेयर को बोलेंगे नहीं भाई आज पेमेंट मत करो,
अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी मत करो, जब हम चले जाएं यहां से उसके अगले दिन कर लेना। यानी कि अगर असेसी वॉलंटरी पेमेंट करने की आता है ड्यूरिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, देन ऑल्सो ऑफिसर शुड एडवाइज हिम नॉट टू पे। होता क्या है? बिल्कुल उल्टा। वो प्रैक्टिकली होता क्या है? बिल्कुल उल्टा। आई एम श्योर दैट यू विल एग्री विद मी। नाउ लेट मी गो टू सम डिफरेंट एग्जांपल। एक केस में क्या हुआ, आटा मिल थी, फ्लावर मिल। अब आप सभी को पता है हमारा जीएसटी लॉ कितना सरल सिंपल है। जब जीएसटी नया नया आया तो वो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का कोई चक्कर रहा था, आप सबको याद होगा। आटा कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा एग्जेम्प्टेड होगा, ब्रांडेड हो तो, नॉन ब्रांडेड हो तो। ब्रांडेड किसको मानेंगे? वो ट्रेडमार्क लॉ को जाके देखो। अब उसका क्या मतलब है, उसमें अपने अलग झगड़े हैं। फिर सरकार एक और उसमें मॉडिफिकेशन लेके आई कि अगर किसी का कोई ब्रांडेड भी है लेकिन वो अपना एक्शनेबल क्लेम अपना रिनंसिएट कर देता है, देन ऑल्सो वी विल ट्रीट इट एज अनब्रांडेड। तो वो एक सेकंड रिजिम टाइप आ गई। थोड़े टाइम बाद हमने एक नई चीज देखी। अब सरकार को लगा यार ये ब्रांडेड अनब्रांडेड समझ में नहीं आ रहा, गड़बड़ चल रहा है, तो इसकी जगह हम नया काम कर लेते हैं। वो नया काम क्या कर दिया? प्री पैकेज्ड। तो प्री पैकेज रिजिम पे आ गया, जो कि अभी फिलहाल चालू है। मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में क्या आने वाला है। प्रिसाइजली पिछले 6 साल में 3 रिजिम हम देख चुके हैं, ये ब्रांडेड अनब्रांडेड आटे की। इसके ऊपर टैक्स रेट क्या है? Whatsoever be the things are at the initial stage of GST, जीएसटी के शुरुआती साल में ही, जबकि असेसी का यह व्यू था कि जो मैं आटा बना रहा हूं, he was a manufacturer, जो मैं आटा बना रहा हूं ये एग्जेम्प्टेड है। क्यों? क्योंकि ये नॉन ब्रांडेड है। असेसिंग ऑफिसर जो थे वो डिपार्टमेंट, आपको भी पता है क्या होगा, उनका व्यू क्या होगा? वो एक ही व्यू है कि टैक्सेबल है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, कि डिपार्टमेंट का व्यू कि टैक्सेबल है, डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर सर्च कर दिया। पहली बात मेरा दिमाग में यहां ये वाली बात आती है, क्या सर्च ये वैलिड है? क्या वैलिड रीजन से है? प्राइमा फेसाई नो, क्योंकि असेसी कहीं से भी कुछ छुपा नहीं रहा था आपसे। ना उसने गुड्स, ना उसने बुक्स, ना उसने डॉक्यूमेंट्स, ना उसने कोई चीज छुपाई। तो इसलिए सर्च ही नहीं होनी चाहिए थी। ये मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूं। सेकंड, जब सर्च हुआ, आप सब लोगों को पता है सर्च में वास्तविकता क्या होती है। लाठी डंडा सब कभी चल जाता है, कभी कमी रह जाती है। मतलब प्रेशर पूरा होता है। उस प्रेशर के दौरान उस पर्टिकुलर केस जिसका मैं आपको बात बता रहा हूं, उसमें हुआ ये कि डिपार्टमेंट ने, ये 2018 का ही मैटर बता रहा हूं, ये 2018 में सब कुछ हो गया जो मैं आपको बता रहा हूं। असेसी ने अग्री कर लिया कि भाई, मतलब ऑफिसर ने जब जैसी सर्च पे पहुंचे भाई, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा एग्जेम्प्टेड है। ऑफिसर ने कहा टैक्सेबल है। बहुत सारी डिस्कशन के बाद ये सामने आया रिजल्ट कि असेसी अंडर प्रेशर मान गया। अंडर प्रेशर मतलब या मान गया, मनवा लिया गया, वॉट एवर हैपेंड। बट नटशेल में असेसी ने राइटिंग में लिख के ये अंडरटेकिंग दी कि ओके प्रभु बताओ कितना टैक्स। उन्होंने अपने आप रफ एक कैलकुलेशन किया, तकरीबन 7.5 करोड़ 30-35 लाख रुपए का, ऐसा डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया। यहां पर मेरा दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, whether departmental officer was right here in calculating the tax liability? My answer is no. क्योंकि उनका जब वो सर्च पर जा रहे हैं तो उनका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जाइए, जाके जो बुक्स, गुड्स, थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स है उनको जाइए, ढूंढिए और सीज करके लिया। इससे ज्यादा कोई स्कोप नहीं है सर्च का। एनीवे, आगे चलते हैं। उन्होंने अंडरटेकिंग लिया लिखवा के, उन्होंने बताया कि हमारे हिसाब से 7 करोड़ 30-35 लाख रुपए ऐसा कुछ अमाउंट था, 7 करोड़ 35 लाख रुपए समथिंग बनता है। उन्होंने कहा ठीक है। वो असेसी कहता है आई एग्री कि इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, और अंडरटेकिंग दी लिख के कि मैं इसको 8 इंस्टॉलमेंट में जमा करा दूंगा। 7 इंस्टॉलमेंट, एक करोड़ की, 8वीं इंस्टॉलमेंट जितना एक्चुअल अमाउंट बचेगा 30-35 लाख रुपए का, वो 8वीं इंस्टॉलमेंट में जमा करा दूंगा, और पहली इंस्टॉलमेंट के बतौर आज ही जमा करा रहा हूं। तो उसी दिन वो बड़ा जो फेवरेट सेक्शन है, फेवरेट फॉर्म है डिपार्टमेंट का, DRC 03, उसका एक फेवरेट कॉलम, वो 74(5) वॉलंटरी पेमेंट। काम कट घर, अरे माइंड अटैक।
ओके, सो 74.5 में वो पैसा जमा हो जाता है। अभी देखिए मजेदार बात बताता हूं इसमें क्या है। वो तो हो गया, सर्च उस दिन पूरी हो गई, 23-24 तारीख के आसपास की बात है सर्च का। उसके हफ्ते भर, क्योंकि एसएससी ने लिख के दिया था मैं 8 इंस्टॉलमेंट, हफ्ते हफ्ते की एक इंस्टॉलमेंट के बाद पैसे जमा करा दूंगा। डिपार्टमेंट वापस कहता है भैया 1 हफ्ता हो गया और पैसे, तो एसएससी ने 1 करोड़ रुपए की और एक इंस्टॉलमेंट जमा करा दी। पहले 1 करोड़ जमा कराई, फिर उनकी सर्च खत्म होने के बाद 1 करोड़ और जमा करा दी। प्रोबेबली 80 अपने कंसल्टेंट के पास पहुंचा, मरवा दिया आपने, टाइम से बताते तो कलेक्ट भी कर लेते। कंसल्टेंट मस्ट हैव सेड भैया मैंने तो सही बताया था, ये टैक्स, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। फाइनली व्हाट हैपेंड, एसएससी रीच टू ऑनरेबल हाई कोर्ट कि सो एंड सो हैज हैपेंड, वी आर ऑफ द व्यू कि इसके ऊपर टैक्स नहीं है, डिपार्टमेंट इज ऑफ द व्यू कि इसके ऊपर टैक्स है, और हमसे जबरदस्ती ये पैसा जमा करा लिया। अभी क्या हुआ होगा उस सर्च में, आप खुद सोचिए। कोर्ट ने क्या, इसमें क्या होना है, बेसिकली लॉ का प्रोसीजर सेटल्ड है, पहले इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद एडजुडिकेशन, उसके बाद रिकवरी, उससे पहले रिकवरी हो नहीं सकती। तो डिपार्टमेंट का क्या आंसर रहा होगा? डिपार्टमेंट का सर हमने कोई रिकवरी नहीं की, हमने कुछ फोर्स नहीं यूज किया, कोई प्रेशर नहीं था, इन्होंने तो वॉलंटरी जमा कराया। देखिए आप 74.5 लिखा हुआ है इसमें, DRC 03 74.5 मतलब वॉलंटरी। और तो और छोड़ो, रिकवरी के बाद भी इन्होंने 1 करोड़ रुपए जमा कराया। तो वॉलंटरी है, बिना वॉलंटरी कैसे जमा करा दिया इन्होंने? वॉलंटरी जमा करा रहे हैं तो इन्होंने खुद ने लायबिलिटी अज्यूम की। नट शेल में घूम फिर के 100 बातों की एक बात जो निकल के आती है, क्वेश्चन ये है कि जब एसएससी ने बाद में जाके ये कह दिया कि नहीं ये वॉलंटरी नहीं था, यानी एसएससी इज टेकिंग अ स्टैंड ऑन टुडे कि ये जो मेरी सप्लाई थी ये एग्जेम्प्टेड थी। क्या जस्ट बिकॉज कुछ पैसा जमा हो गया ये मान लिया जाए कि वो जो सप्लाई एग्जेम्प्टेड की जगह टैक्सेबल हो गई? माय हम्बल व्यू, देयर इज नो एस्टोपल अगेंस्ट द लॉ। जो लॉ है वो लॉ है, अगर कोई चीज एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड है, और ये एग्जेम्प्टेड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? बाय वे ऑफ एडजुडिकेशन। जब उसका एडजुडिकेशन होगा मतलब आप अपनी इंक्वायरी पूरी करो, शोकॉज दो एसएससी को, जो भी आपको एलिगेशन लगाना है वो लगा के एसएससी विल एक्सप्लेन इट टू यू। आप मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑर्डर पास करना उसके अगेंस्ट में। तो ये एडजुडिकेशन का प्रोसेस तो होना पड़ेगा, बिना एडजुडिकेशन के आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और रिकवरी कर ली। स्पेसिफिकली हाईकोर्ट हैज ऑब्जर्व, भैया यहां क्या जीएसटी में कोई एडवांस टैक्स का प्रोविजन है क्या? तो एडवांस टैक्स का प्रोविजन नहीं है तो गवर्नमेंट का क्या लोकस है वो पैसा अपने पास रखने का? 2 करोड़ रुपए तुम अपने पास रख के बैठ, उन्होंने जमा भी करा दिया मान के चलो वारंटरी, तो आपका क्या राइट है वो पैसा अपने पास रखने का? हाईकोर्ट हैज स्पेसिफिकली गिवन फाइंडिंग, रिटर्न दिस मनी, रिफंड दिस मनी। मैंने थोड़ा सा कहानी की शेप में आपको ये जजमेंट सुनाया है, बट substantially this is what the judgment, if you want to refer, this judgment is Nandi Dal Mills India Private Limited versus State. So आप ये देख सकते हो, this judgment is of 7 या 8 अप्रैल 2021 का है, 7 अप्रैल 2021 का जजमेंट है, you can refer that, beautiful judgment। एक दो आपको केस ऐसे ही और बता देता हूं जो कि आपके हो सकता है आपके हाथ में जो केसेस हैं उनसे मिलते जुलते सिनेरियो के हों। एक और केस जिसमें कि व्हाट हैपेंड, वापस मिसमैच, सबसे बड़ा जो इशू आज तक करा है, मेरे ख्याल से 80-90% जो डिस्प्यूट पैदा हुए हैं जीएसटी लॉ में वो 80-90 ये इसी के हैं, मिसमैच ऑफ क्रेडिट। तो डिपार्टमेंट का एलिगेशन क्या है? डिपार्टमेंट का एलिगेशन है कि आपने जो पीछे वाले सप्लायर हैं उसने टैक्स पे नहीं किया, एंड द रीजन इज कि भाई आपका मिसमैच है। वापस से क्या सर्च हो सकती है? इन माय हम्बल ओपिनियन ऑन दिस ग्राउंड सर्च कैन नॉट हैपन। एनीवे जो भी हुआ हो गया। सेम स्टोरी, डिपार्टमेंट ने जब सर्च किया तो सर्च के दौरान में चेक किया कि हाँ भाई कितने यहां पर टैक्स लायबिलिटी आती है, मतलब आईटीसी कितना है जो मिसमैच है, तो मिसमैच केम अराउंड 1,52 लाख। क्या होना था जो सब सर्च में होता है, प्रेशर डिपार्टमेंट का, और उस प्रेशर में पेमेंट होता है टैक्सेस का। कितना पेमेंट हुआ? जितना बैंक अकाउंट में पैसा था। डिपार्टमेंट के हिसाब से मिसमैच 1,52 लाख रुपए, उस टाइम जो बैंक में कुछ अवेलेबल थे 35-40 लाख रुपए, तो 35 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। कैसे हो गया? DRC 03 74.5। बाकी कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है क्या हुआ होगा। वापस से सेम स्टोरी, मैटर वेंट बिफोर
ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट में गया मैटर, तेलंगाना हाईकोर्ट में जाके क्या हुआ, सेम स्टोरी, हाईकोर्ट का वही ऑब्जर्वेशन, क्या एडजुडिकेशन हो गया, नहीं हुआ, असेसी सेज कि हाँ भाई आईटीसी इज एलिजिबल, डिपार्टमेंट सेज आईटीसी नॉट एलिजिबल। अरे भाई एडजुडिकेशन करो ना, हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम एडजुडिकेटिंग द केस? आप शो कॉज दो, असेसी जवाब देगा, लेकिन ये पैसा क्यों रिकवरी कर रहे हो? इनफैक्ट इस केस में एक मजेदार बात और थी कि डिपार्टमेंट ने उनको एक लेटर भी इशू कर, जैसे 35 लाख रुपए तो पहले जमा हो गए, जितने उस दिन पैसे पड़े थे जमा, तो उसको पूरे ही करवाने थे डिपार्टमेंट को, उन्होंने एक चिट्ठी और इशू कर दी कि भाई इतना पैसा जमा करवाओ, इतना पैसा जमा करवाओ, बाकी बच गया कितना, 1,17,00,000 रुपए और जमा करवाओ, ये उन्होंने लेटर इशू कर दिया। तो हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन लिया, जब डिपार्टमेंट ने से पूछा कि भाई ये लेटर किस बात का, डिपार्टमेंट से जीओ साहब ये तो एडवाइस थी, हमने कोई जमा कराने के लिए बोला नहीं, इट्स नॉट रिकवरी, इट्स एडवाइस ओनली कि आप इतना पैसा जमा करा दो, 1,17,00,000 रुपए। हाईकोर्ट टुक अ सीरियस ऑब्जर्वेशन टू इट, स्पेसिफिकली सेड, ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट, यू डोंट हैव एनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। मतलब ये हुआ आपका कोई काम एडवाइस देने का नहीं है, वो अपने एडवाइजर से एडवाइस ले लेगा, असेसी जिसको लेने, आपका काम नहीं है उसको करने। आउटकम फाइनल डिसीजन, आपको नहीं लगा एलिजिबल है, आप शो कॉज नोटिस दो, असेसी जवाब देगा, एडजुडिकेशन करना, तब तक ये जितने पैसे जमा हुए ये वापस करो, वो 35 लाख रुपए जो जमा हो गए थे वो वापस करो, दिस वाज द ऑर्डर। एक और बड़ी मजेदार उन्होंने कमेंट किया इस पर्टिकुलर केस में, ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट ने, उसके ऊपर बहुत सारे मीम बनने थे, बहुत सारे फोटो व्हाट्सएप के ऊपर भी चले थे, इसलिए मुझे याद, दिमाग में याद रहता है वो। हाईकोर्ट हैज स्पेसिफिकली सेड कि अगर आप ऐसे रिकवरी पहले करने लग गए, यानी कि एडजुडिकेशन बाद में या बिना एडजुडिकेशन के रिकवरी पहले कर रहे हो, जो प्रोसीजर क्या है, पहले इन्वेस्टिगेशन, फिर एडजुडिकेशन, फिर रिकवरी, और आप तो रिकवरी सबसे पहले कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर पुटिंग अप अ कार्ट बिफोर द हॉर्स। जो घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी में क्या होता है, आगे क्या होता है, घोड़ा होता है, पीछे गाड़ी होती है, आप क्या कर रहे हो, गाड़ी को आगे रख रहे हो, घोड़े को पीछे रख रहे हो, यू आर पुटिंग अप अ कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो आपका ये पूरा जीएसटी का इकोसिस्टम फेल कर जाएगा। दिस इज व्हाट ऑनरेबल हाईकोर्ट हैज स्पेसिफिकली सेड। If you want to refer, please refer. This is a beautiful judgment. Deemed Distributor Private Limited versus Union of India. This is August 2021 का judgment है ये. If I'm not wrong, 3rd August होगा. एक और judgment I would suggest everyone. इस point के ऊपर अगर देखना है तो you may refer the judgment of Swiggy. Swiggy is a brand name, so उससे याद रहेगा. बाकी Bundle Technologies Private Limited का judgment है, जो कि पहले सितंबर अक्टूबर में एसबी से रिजेक्ट हुआ, सेम टू सेम यही स्टोरी थी, उसमें भी रिकवरी जबरदस्त, डीजीआई ने फोर्सफुल रिकवरी किया, ऑन स्पॉट 15 करोड़ रुपए जमा कराए, उनके हिसाब से कैलकुलेशन जो ऑन स्पॉट उन्होंने की थी 27 करोड़ समथिंग की लायबिलिटी आती थी, 15 करोड़ ऑन स्पॉट जमा हुए, बाकी का जमा कराने के लिए सम्मन दिया, डायरेक्टर्स को बुलाया, जब डायरेक्टर्स पहुंचे तो उनको उठा के एक तरीके से कस्टडी में डाल दिया, एक तरीके से मैंने वर्ड यूज किया, क्यों, क्योंकि अंदर बढ़ा दिया, बाहर से लॉक कर दिया। आपको वो गुड़गांव वाला सीएस का केस याद आएगा, कुछ उस तरीके का काम हुआ। और उनको कब छोड़ा गया, रात को छोड़ा गया, रात को मतलब अगले दिन मॉर्निंग में तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे छोड़ा गया। कब, जब वो बाकी के 12, साढ़े 12 करोड़ रुपए जमा हो गए, उसके बाद छोड़ा गया। दैट इज बंडल टेक्नोलॉजीज, इज अ वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट। वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इन सब चीजों को वापस से मतलब डॉट सारे कनेक्ट किए हैं, और वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि आर्टिकल 265, इफ यू कैन रिकलेक्ट, मैंने आपसे डिस्कस किया था, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अथॉरिटी ऑफ लॉ। और जब अगर कोई भी ऐसी रिकवरी होती है तो दैट मींस यू आर वायलेटिंग आर्टिकल 265। आपको लॉ ने रिकवरी इस तरीके से करने के लिए ऑथराइज नहीं किया था और आपने रिकवरी इस तरीके से की, और दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 300A एज वेल, जिसमें लिखा है नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी अदरवाइज देन बाय वे ऑफ प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो जो आपने रिकवरी किया, दैट रिकवरी इज रॉन्ग। एक सर, शुड आई may take 5 minutes more or should I conclude, because I think I have already exceeded the time. कोई नहीं सर, कंटिन्यू कर सकते हैं आप, कोई समय ले सकते हैं, कोई बोल रहा रिस्ट्रिक्शन। मैं सिर्फ एक आपसे पॉइंट और डिस्कस करूंगा इसी सिलसिले में चलते चलते, क्योंकि बाकी चीजें तो कभी और बात करेंगे। DRC 03 कई बार हम लोग जो सोच लेते हैं ना, DRC 03 में हमने भर दिया, इसका मतलब हमारा एडमिशन हो गया। जतिन सर, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हर्ष बोला हूं। थैंक यू हर्षी। सो मैं बस एक पॉइंट और बात करूंगा। सी, नॉट ओनली इन सर्च, अदरवाइज ऑल्सो
बहुत बार ऐसा होता है कि मे बी ऑडिट, मे बी स्क्रूटनी, मे बी अदरवाइज, मे बी किसी के टेलीफोनिक डिस्कशन, हमको खुद को लगता है, हमने खुद ने DRC 03 भर दिया और DRC 03 भर के चाहे वॉलंटरी किया चाहे नॉन वॉलंटरी किया, कुछ भी किया, आई एम नॉट एंटरिंग इनटू दैट। हम लोगों को लगता है वो हमने अपनी गलती एडमिट कर ली, टैक्स जमा करा दिया। खास तौर से सर्च सीजर इंस्पेक्शन के टाइम पे वो अंडर प्रेशर होता है। तो क्या DRC 03 भर दिया है इसका मतलब आपने फाइनली एडमिट कर लिया? ये क्या वो लायबिलिटी असेस हो गई? आंसर इज, माय आंसर इज एब्सोल्युटली नो। चाहे आपका सर्च केस हो चाहे नॉन सर्च केस हो, प्लीज नोट इट, एब्सोल्युटली नो। जस्ट बिकॉज आपने पेमेंट कर दिया है इसकी वजह से, और DRC 03 भर दिया है, उसमें लिख दिया कि आपका ये वॉलंटरी असेसमेंट है, उसकी वजह से आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कास्ट नहीं हो गई है। उसके मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूं व्हाई। लॉ को ध्यान से देखिए। 74(5) मेरे एक फ्रेंड शेयर कर रहे थे, दे वांट दे कैन शेयर वंस अगेन। 74(5) जो है, जिसमें कि वो सो कॉल्ड वॉलंटरी पेमेंट कर दिया जाता है, उसके दो पार्ट हैं। क्या बोला गया उसमें कुछ इस तरीके से बोला गया कि अगर कोई आदमी टैक्स का पेमेंट कर रहा है, हाँ ये स्क्रीन पर आ गया है, देखिए थोड़ा 74(5) को बड़ा कर दीजिए सर। द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 मतलब जो शो कॉज नोटिस आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, पे द अमाउंट ऑफ टैक्स along with interest under section 50 and a penalty equivalent to 15% of such tax। तो सबसेक्शन 5, तो यहां लॉ क्या कहना चाह रहा है कि आप चाहें तो जब आपको शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ है, शो कॉज नोटिस इश्यू करने के से पहले, नॉट शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं हुआ, इश्यू होने वाला है, उससे पहले आप चाहें तो टैक्स, इंटरेस्ट और 15% ऑफ द पेनल्टी जो अमाउंट है वो आप जमा करा दें। अब इसके बाद बड़े ध्यान से देखिएगा वो कैसे कैलकुलेट होगी, ऑफ हिज ओन असर्टेनमेंट ऑफ सच टैक्स और टैक्स असर्टेन्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ड बीच में लगा है एंड। सर ये बहुत रोटेट मत कीजिए, जहां एक ही जगह रोक दीजिए जहां भी। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो वर्ड है एंड। आपने पे कर दिया एंड इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग ऑफ सच पेमेंट। आपने इन्फॉर्म भी कर दिया और प्रॉपर ऑफिसर जो है उसको राइटिंग में ये बता भी दिया कि मैंने ऐसा ऐसा पेमेंट कर दिया है। प्लीज माइंड, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। सिर्फ पेमेंट करने से 74(5) में फिट भी नहीं हो जा रहा। ठीक है, देन देयर इज अ फ्लॉ इन रूल। वो DRC 03 को ही बताते हैं कि हमने इंटीमेशन मान लिया, जबकि दैट इज एक्चुअली DRC 3 इज अ पेमेंट। तो वो लॉ के मैंडेट को फ्लक्चुएट कर रहा है। नॉनदलेस नो प्रॉब्लम। फिर भी आप अगर खास तौर से देखेंगे तो रूल 142 सब रूल 2 है जो ये कहता है कि अगर ऐसा इंटीमेशन आपके पास मिला है देन AO हैज टू एक्नॉलेज इट। AO हैज टू एक्नॉलेज इट। एक्नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे को ये पैसा मिल गया, आई एम अग्री टू इट, मोटा मोटी ये वाली बात हो गई। वो DRC 04 में आपको एक्नॉलेजमेंट इश्यू करना पड़ेगा। कितने केसेस में DRC 04 आ गया? प्लीज गो एंड चेक, प्लीज गो एंड चेक। जहां पर भी आपने बिना शो कॉज नोटिस आए कुछ टैक्स जमा कराया DRC 03 से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग DRC 04 डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है क्या? अगर DRC 04 इश्यू नहीं किया है तो आज की डेट तक डिपार्टमेंट ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, आप एक चिट्ठी से उसको वापस से डिस्प्यूट कर सकते हो। आप कह सकते हो इट्स नॉट माय वॉलंटरी। प्लीज माइंड इट। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है मोर देन 95% केसेस में DRC 04 इश्यू नहीं हुआ है। एक स्टेप और आगे चलते हैं। लॉ में यह भी प्रोविजन है, 5 मिनट, लॉ में यह भी प्रोविजन है कि अगर शो कॉज नोटिस आ गया और आप शो कॉज नोटिस के विद इन 30 डेज अगर आप टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, उस केस में आप 25% पेनल्टी जमा करा के केस को खत्म करा लो, केस कंक्लूड हो जाएगा। करेक्ट है ना? आई एम श्योर दैट पीपल विल एग्री विद मी ऑन दिस। अब आप समझिए अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो क्या करना है।
नहीं, दो मैं अलग अलग सिचुएशन बात कर रहा हूं आपसे। DRC 03 जमा कराया आपने कब? प्री शो कॉज, सेकंड इज पोस्ट शो कॉज। उस केस में DRC 03 से जमा कराया, DRC 04 से डिपार्टमेंट एक्नॉलेज करेगा, एंड DRC 05 कि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम अग्रीइंग टू इट, यानी कि मैं वो शो कॉज नोटिस जो इशू किया था, आई एम कंक्लूडिंग दैट। उस DRC 04 में ऑर्डर पास करना पड़ेगा, एंड प्लीज माइंड दैट DRC 05 पर पता नहीं कहाँ रुके। अपीलेबल ऑर्डर। प्लीज माइंड माय वर्ड्स। अगर शो कॉज नोटिस के बाद आपने पैसा जमा कराया है वॉलंटरी करके DRC 03 में, तो भी डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी है, ये उसका ऑब्लिगेशन है कि उसको DRC 05 इशू करना है, ये कहते हुए, उसको बताते हुए कि हाँ भाई ये शो कॉज था, ये प्लस है, ये माइनस है। जैसे अपना कोई एडजुडिकेशन ऑर्डर होता है वैसे ऑर्डर पास होगा, एंड प्लीज माइंड दैट ऑर्डर इज अपीलेबल ऑर्डर। Recently, in the August only, on 18 August 2023, Honorable Bombay High Court discussed this aspect in case of Savita Oil Technologies. वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया DRC 05 is a appealable order। क्या मतलब हुआ? आपने DRC 03 में जमा कराया, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया और आप उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हो। DRC 03 फाइनल कैसे हुआ? सो इन माय हम्बल ओपिनियन DRC 03 इज नॉट अ, जस्ट बिकॉज आपने DRC 03 भर दिया, पेमेंट कर दिया, इसकी वजह से कुछ फाइनल नहीं हो जाता। यही चीज जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, प्री शो कॉज वाला एस्पेक्ट, DRC 04 वाला, has been recently discussed in the December 2022 by Honorable Delhi High Court in case of Vallabh Textile। उन्होंने भी यही चीज स्पेसिफिकली बोला कि जब किसी आदमी ने जमा कराया DRC 03 के थ्रू ड्यूरिंग सर्च के दौरान, तो क्या ऑफिसर ने DRC 04 इशू किया? आंसर इज नो। अगर नहीं इशू किया तो वो वॉलंटरी पेमेंट आपका एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। सो इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज वॉलंटरी। इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज स्पेसिफिकली सेड कि जब सर्च के दौरान कोई पैसा जमा हो रहा है तो उसको वॉलंटरी मान नहीं सकते कभी। सो प्लीज माइंड, जितनी भी रिकवरी फोर्सफुल होती हैं ड्यूरिंग सर्च, आप इसको हटा सकते हैं अभी स्क्रीन से चाहें तो, ये किसी भी तरीके से वॉलंटरी नहीं कही जा सकती। यू हैव एवरी राइट टू आस्क फॉर रिफंड ऑफ इट। तो सर्च को जो हैंडल करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट मुझे दिखाई देता है, वो सबसे पहले ये दिखाई देता है, आप ये देखिए क्या सर्च वैलिडली हुई भी है या नहीं हुई। मैं कुछ एक पॉइंट्स आपसे बात कर रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक लाइन में अपनी तरफ से उसके आंसर दे देता हूं। डिटेल्ड एनालिसिस का तो समय नहीं है, वो एक घंटा चाहिए उन सबके डिटेल्ड एनालिसिस में। सीजर ऑफ कैश हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जीएसटी लॉ में सीजर ऑफ कैश इज नॉट परमिसिबल। एडमिशन, अगर आपका स्टेटमेंट आपने कुछ कर लिया तो सिर्फ उसकी बिना के ऊपर कोई केस बनाया जा सकता है? आंसर इज नो। क्या लूज पेपर सर सीज हुए उसके बिना के ऊपर कोई केस बनाया जा सकता है, फाइनल किया जा सकता है? माय आंसर इज नो। क्या सम्मन के साथ में एडवोकेट वगैरह का प्रेजेंस पॉसिबल है? आंसर इज यस। आंसर इज यस, बट फ्रॉम अ वीविंग डिस्टेंस, but from a distance from where you can view your client, but not at a hearing distance। मतलब आपका राइट इतना है कि सम्मन के दौरान आप साथ में बैठ सकते हैं इतनी दूरी के ऊपर जहां से आपको दिखाई तो दे क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन सुनाई नहीं दे क्या इन्वेस्टिगेशन में पूछा जा रहा है और क्या सामने वाला आंसर दे रहा है। आई थिंक विद दिस आई हैव ट्राइड टू टच अपॉन सम ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स और बेसिक प्रिंसिपल्स इन रिलेशन टू search and seizure. With this, I may conclude this session. If any questions are there, maybe 3-4 questions we can take up in a very quick manner. Please. First, before this, thank you very much for giving me this opportunity so that I could share some of my thoughts with you. Thank you very much for each and every one of you. महोदय, बीच में हमारे के अग्रवाल जी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया था शायद, तो कृपया उनका थोड़ा सा पर मेरे को याद में नहीं होगा। प्लीज फटाफट से जिसके भी जो भी क्वेरी हैं, अगर मैं सक्षम हुआ तो ये हमारे यहाँ एक बार आ चुके हैं। ये बहुत अच्छे कंपनी सेक्रेटरी हैं और अच्छी कई किताबें ने लिखी है। थोड़ा सा इनका जो प्रश्न है थोड़ा जवाब प्लीज। नमस्ते सर। प्लीज सर। हम लोग एक बार मिल चुके हैं सेमिनार में दीपक बोलुसुमिया जी के साथ। ओके सर, बताइए। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने ये कहा था कि जो कैन सर्च टेक्स प्लेस इन रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, where residential premise is not a place of business। Search, yes, search is permissible। प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी है तो भी सर्च इज परमिसेबल। सर्च के लिए क्या होना जरूरी है? रीजन टू बिलीव कि
जो कंसर्न ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, उसको ये बिलीव है कि आपने कोई चीज, आपने कोई बुक्स, कोई डॉक्यूमेंट्स अपने घर में छुपा दिए, यस परमिसिबल। ओके तो वहां पर भी हो सकती है। प्लीज माइंड हियर देयर इज अ डिफरेंस इन द सर्च एंड इंस्पेक्शन प्रोविजन। सर्च के प्रोविजन कोई बात नहीं करते कैसी प्रेमाइसेस, वो ये कहीं भी छुपा रखी है वहां सर्च हो सकती है। इंस्पेक्शन में इट इज प्लेस ऑफ बिजनेस। तो दो अलग अलग बातें हैं। हम आज सर्च डिस्कस कर रहे हैं। सर्च में यस, सर्च कैन हैपन ऑन रेजिडेंस, जो कि मैंने डिटेल में एड्रेस किया। उसके चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत सारे हैं, वो देखने पड़ेंगे कि प्रॉपर रीजन टू बिलीव है या नहीं है। रीजन टू बिलीव किस चीज का रिकॉर्ड किया है, ऑफिसर जिसने ऑथराइज किया है, ऑफिसर जो कर रहे हैं वो, ऑफिसर जिसने ऑथराइज किया वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, ऑफिसर जो कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें देखने की। एक और आखिरी क्वेश्चन है सर, क्या सर्च के बाद ऑडिट पॉसिबल है? यस, बोथ आर हैविंग डिफरेंट स्कोप्स पॉसिबल। सर्च होने का मतलब ये नहीं है कि आपका वो सब कुछ उन्होंने देख लिया। सर्च होने का मतलब है, देखिए क्या है, जब मैं कोई चीज, जब आपसे कानून डिस्कस कर रहा हूं जो असेसी को फेवर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने कोई गलत काम कर लिया ऑफिसर ने, तो मैं डिपार्टमेंट के किसी दूसरे वैलिड एक्शन को इनवैलिड करना चाहूंगा। सर्च का स्कोप क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके वहां पर जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स लेके आना, अगर वो छुपे हुए हैं जो नोटेड है तो दैट्स इट। इससे ज्यादा सर्च नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस की सर्च एक्शन हो चुका है, ऑडिट का स्कोप खत्म नहीं हो जाता। ओके सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैंने चैट में डाला था। सॉरी, मैंने चैट नहीं पढ़ा, पूछ लीजिए जो भी है। Joint Commissioner will authorize the junior officer. Can that junior officer be inspector to conduct search? No such restriction is there under the GST law. Let me complete it. See, law says कि जो functions assign होंगे वो आदमी कॉम्पिटेंट होगा। अब आप जाके देखेंगे जो सेंटर के केस में 3/3/17 है सर्कुलर नंबर, वो असाइन करता है डेटेड 5 जुलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 जुलाई 2017, वो फंक्शंस असाइन करता है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इंस्पेक्टर है या नहीं ऑथराइज। इन माय हम्बल ओपिनियन, यस इट इज ऑथराइज। सो जॉइंट कमिश्नर कैन ऑथराइज हिम, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट के केस में जब स्टेट टीम जा रही है, यू विल हैव टू टेक रिकोर्स फॉर स्पेसिफिक स्टेट नोटिफिकेशन कि स्टेट में कौन कौन कैसे कैसे ऑथराइज है। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू चेक कि स्टेट आ रहा है, सेंटर आ रहा है, उसके हिसाब से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो हेलो, संजय भट्टाचार्य Yes, I can hear. सर सर इनका Good evening, नंबर sir. थोड़ा दे दीजिएगा। नंबर सर, मैं बोलूं, अंकित जी? मैं हाँ जी संजय सर, आप क्वेश्चन करिए सर, कोई नहीं। मैं नंबर दे दूंगा गुड आपको इवनिंग सर। सर। Very good evening. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट सर, बहुत ही अच्छा डेलिब्रेशन आपका था सर। मेरे को 2 क्वेश्चन है सर इस पे, सर्च पे। देखिए सर, जैसे जीएसटी वैट से माइग्रेट हुआ, माइग्रेट होने के बाद यदि किसी ने अपना बिजनेस प्रेमिस चेंज किया जो डिक्लेयर किया जीएसटी में, क्या इस ग्राउंड पर सर्च में उस पे जो गुड्स पाया जाता है उसको वो इलीगल गुड्स कह सकते हैं? एन अकाउंट ऑफ बुक्स सर, समझ में, मैं थोड़ा सा समझाऊं सर। जैसे संजय जी, I got your point. संजय जी, I got your point. सेक्शन But I 285 पे डिक्लेरेशन, got your point. But see, I will suggest you to speak to me separately on this, क्योंकि इसमें बहुत सारे ठीक है। विनआउट्स हैं. I have already received this type of cases and we have successfully handled them. ठीक, Probably I will advise you something by which you can maybe successfully handle your client's case. ठीक ठीक सर। सेकंड वन ये है कि सर, ये जो नॉर्मली आपके सर्च में INS 01 पे कहीं स्पेसिफिक दिया होता है कि इंस्पेक्शन करना है या सर्च करना है, या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं सर्च में? दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप, क्वेश्चन दोबारा बोलिए सर। INS 01 जो इशू होता है उस पे क्या मेंशन होता है कि इट इज इशूड फॉर सर्च और इंस्पेक्शन? एब्सोल्युटली इट हैज टू। सर नहीं मेंशन होता जब तो नॉर्मली वो सर्च वारंटी गलत है, वो सर्च वारंटी गलत है जिसके ऊपर नहीं है। अच्छा, यानी Search उसके ऊपर warrant- सिर्फ इंस्पेक्शन लिखा हुआ है तो वो सर्च नहीं हो सकती? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कैसे है। आप जाके देखेंगे INS 01 फॉर्मेट है जो कि नोटिफाइड जी। फॉर्मेट, ठीक है, रूल्स में। जी तो जो नोटिफाइड फॉर्मेट है उसमें उसने तीन चीजें दी हैं कि इंस्पेक्शन, जी। क्योंकि वेयर हाउस पे भी हो सकता है अनरजिस्टर्ड, तो उसमें 5 चीजें पहले रहता है, फिर वेयर हाउस वाली बात रहती है, फिर सीजर वाली चीज रहती है। सो जो अथॉरिटी इशू कर रही है, जो प्रॉपर ऑफिसर है जो उनको इशू कर रहा है सर्च वारंट या इंस्पेक्शन वारंट, उसको ये मेंशन करना है कि भाई किस चीज के लिए मैं ऑथराइज कर रहा हूं, बाकी को उसको काटना है।
और अगर आप एग्जैक्टली नीचे सर, जाके देखेंगे, प्रॉपर चेक बॉक्स करना है ना सर, प्रॉपर चेक बॉक्स टिक करना है। ना नीचे आप उसमें जाके नीचे देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली ऑप्शन है 67(1)/67(2), तो उनको स्ट्राइक ऑफ Yes. करना है, जो गलत है जो सही है उसी को करना है। सो मैं जो आपको सर, दोनों लिखे हैं तो? बिफोर द हाई कोर्ट्स एज वेल, आई एम बिफोर द हाई कोर्ट्स विद दिस, कि जिसमें मैंने आपको बताया कि उन्होंने लिख तो ऊपर दिया कि आपका इनपुट आपने गलत ले रखा है इसलिए हम सर्च कर रहे हैं, नीचे जाके लिखा हुआ है 67(2) कर रहे हैं और 67(2) किया, व्हिच इज नॉट परमिसिबल बाय द लॉ। सो प्लीज माइंड, search and seizure is much more regressive than inspection। बहुत सारे काम हैं जो कि इंस्पेक्शन में परमिसिबल नहीं है, सर्च में हो सकते हैं, जैसे कि सीजर। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन में सीजर परमिसिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, ब्रेक ओपन द लॉक, वहां पर वो कोई ब्रेक ओपन कुछ भी नहीं कर सकते उसमें जाके। उसमें सीआरपीसी की सारी पावर है पुलिस वाली, राइट ऑन सर्च में, करेक्ट। सर्च में 672, 671 में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं सर। थर्ड वन ये आता है, नॉर्मली आते हैं सर सर्च करने के बाद, स्टॉक को मेंटेनेंस देखते रहते हैं, स्टॉक रजिस्टर दिखाओ, स्टॉक का डिफरेंस दिखाओ। सर ये क्या, ये उनकी पावर तो है नहीं सर, ये तो एसएससी अथॉरिटी भी देख सकता है इस चीज के लिए, ये पावर है। क्योंकि जो सर आपने जैसे समझाया कि कहीं या तो सरप्लस ऑफ टर्नओवर हो या कहीं पे सीक्रेटेड हो डॉक्यूमेंट्स या स्टॉक, उसी के लिए जो बेसिकली जो आपने समझाया सर। इन माय कंसीडर्ड व्यू, वहां पर ये कोई पावर नहीं है कि आप एग्जामिन करने बैठ रहे हो कि भाई ये देखो, ये एग्जामिन करो समथिंग, ऐसी कोई पावर नहीं है। यस, दे कैन टेक इन्वेंटरी, वो सारी चीजें हो सकती हैं। इस काम के लिए इंस्पेक्शन हो सकता है। तो देयर आर 5 डिफरेंट तरीके की मैंने आपको पावर्स बताई यहां पर जीएसटी लॉ में, पांचों का स्कोप अलग अलग है। आपको जो काम करना है उसके लिए वही पावर एक्सरसाइज करनी है। यू कैन नोट अ वेरी, मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हुकुम चंद श्यामलाल, ठीक है, वो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं है, डिफरेंट इशू है, बट उसका मैं पैरा नंबर 18 रेफर कीजिएगा। ब्यूटीफुल जजमेंट which clearly says if any authority is expected to exercise a power in a particular manner, then the powers has to be exercised in that manner only. If an authority is expected to exercise a power in a particular manner, in that case those powers has to be exercised in that manner only, and all other modes of the performance are necessarily forbidden. फिर वो आगे जाके लिखते हैं उसी में, अगर कोई मेथड जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है उसके बिना कर रहे हो आप, जो पावर जैसे एक्सरसाइज करनी थी वैसे नहीं की, अलग तरीके से की, दैट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो ये तो बहुत सेटल्ड चीज है कि लॉ में जो जिस तरीके जो काम जिसके लिए दिया उसी को करना है। सर ये कब का केस है हुकुम चंद श्यामलाल का सर, सुप्रीम कोर्ट? ओल्ड केस 1997 का है। ओके, 1996 या 97 का है, वो आप देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फेमस जजमेंट है, हुकुम चंद श्यामलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ढूंढेंगे आप, ले जाएगा। थैंक यू सर, थैंक I think with this we need maybe maximum I can take one more query. I'll have मेरी एक लिमिटेड क्वेरी है कि INS 01 ये अधिकारी हमें देते नहीं है, दिखाते हैं और साइन करा लेते हैं। Yes. कैसे मिल सकती है? I think there is a misconception to it. Largely it has been treated that इसको देने की जरूरत नहीं है। In my considered view, आपको ये ऑफिसर्स को देना पड़ेगा, not सर्च टीम। सर्च टीम नहीं दे रही है, that is correct. सर्च टीम को सिर्फ दिखाना है, बट कमिश्नर के लिए जो जिस आदमी ने इसको ऑथराइज किया है उससे आप जाके मांगो, वो आपको उसको आपको देना पड़ेगा। नहीं दे तो मुझे बताना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सर्च टीम से एक्सपेक्ट मत करो, सर्च टीम नहीं देगी, उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है देने का। सर्च टीम का क्या तो लिमिटेड काम है, इस काम के लिए वारंट दिया, ये काम करो, वापस जाके रिपोर्ट कर दो। नाउ दैट रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसको रिपोर्ट कर रहे हो आप जाके, उससे आप जाके मांगो जिसने ऑथराइज किया था, उसको देना पड़ेगा। थैंक यू सर। आप सर्च टीम वाले को जाके पहुंच जाओगे भाई हमें सर्च ऑथराइजेशन दो, वो नहीं देगा, ही इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर इट। थैंक यू। हाँ, तो अभी सर करें आज का। जी सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन शिव गोपाल गुप्ता जी का है सर। शिव गोपाल जी प्लीज। ये सर आवाज क्लियर है सर मेरी? नेटवर्क की प्रॉब्लम कर रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। सर मेरा प्रश्न ये है कि किसी एसएससी के बिहाफ पे किसी सीए या एडवोकेट के ऑफिस में क्या सर्च की जा सकती है? सर मैं नहीं समझ पाया, क्वेश्चन क्या? दोबारा बताइए सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं है।
या सर किसी एसएससी के बिहाफ में किसी एडवोकेट या सीए के ऑफिस में सर्च या की जा सकती है? इसकी लीगल पोजीशन क्या है? दो अलग अलग बातें हैं। देखिए थोड़ा आपके इसको आंसर को मुझे बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी टू आंसर। आंसर है ना, ठीक है, टिल द टाइम एडवोकेट इज वर्किंग इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है, अगर आप अपना काम जो कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल तरीके से ही कर रहे हैं, यू आर नॉट इंडल्ज्ड इन विद दैट टैक्स पेयर इन सीक्रेटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स, गुड्स, स्टॉक और मे बी आपके डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स, इन दैट केस नो सर्च कैन हैपन एट योर प्लेस। सर यदि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं उस जस्ट तो उसे एडिशनल बिजनेस प्लेस माना जाएगा? सर जस्ट नो, जस्ट बिकॉज उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां पर आए हुए हैं किसी काम के लिए नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर मेंटेन हो रहे हैं वहां पर, यस, देन इट कैन बी। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर ऑडिट Yes, होने के लिए, अगर टैक्स रिटर्न फाइल होने के लिए उनकी कोई एक्सट्रैक्ट्स आए हुए हैं, वो आए हुए हैं, देन नो, इन दैट केस इट इज नॉट। कल को तो फिर आप कह दोगे मेरा माल कुरियर से एक जगह से दूसरी जगह है, वो कुरियर वाला जो जगह है वो मेरा बिजनेस प्लेस हो गया। ऐसा नहीं होता सर। थैंक यू सर, और आज के बड़े अच्छे डेलिब्रेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं श्री संजय भटनागर जी से आग्रह करूंगा कि वो आज का वोट ऑफ थैंक्स करें और उसके बाद राष्ट्रगान करें। थैंक यू अंकित जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया। इतने अच्छे ढंग से सर ने समझाया और इतना डीप नॉलेज है और इतनी अच्छी तरीके से बताया कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था सर सारे व्यूअर्स में। बट सर हमें ये लग रहा था कि समय कम पड़ गया। आपकी इन चीजों पे हम भविष्य में चाहेंगे कि सर आप फिर से आएं और हमें हर टॉपिक पर थोड़ा अधिक टाइम दें। बहुत ही अच्छी तरीके से आपके द्वारा ये डेलिब्रेशन दिया गया और हमारे सबके लिए बहुत लाभदायक रहेगा सर। तो उपकास की तरफ से, नर्मदा बार के एसोसिएशन की तरफ से, हरदा बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबसे निवेदन करता हूं कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।